ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज यू आर अजनबी एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 38 to 40 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आहान की नजर जाके आरुषि पर रुकी। वो आरुषि की तरफ बढ़ गया। आरुषि उसे अपने पास आते देख मुस्कुराते हुए मन में बोली, काफी कुछ चीजें आदित्य से मेल खाती है। हाँ हो भी क्यों ना, दोनों भाई जो ठहरे और आहान तो हमेशा आदित्य के साथ रहता है। अब आहान आरुषि के पास पहुंच गया था। वो मुस्कुराते हुए आरुषि को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या सब ठीक है? आरुषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ और सब ठीक है। वही जब सबने देखा कि आहान धनराजगिर आरुषि से बात कर रहा है तो सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसने वनराज की बेइज्जती की थी। तो वही माया को बहुत आया। रागिनी जी ने हैरानी के साथ माया से कहा, बेटा यह आरुषि इतनी बड़ी हस्ती के साथ बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह इन्हें जानती है? माया ने अपनी माँ को जवाब दिया, मुझे नहीं पता माँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। आरुषि और मिस्टर धनराजगिर के बीच कोई रिश्ता तो नहीं? रागिनी जी ने माया से कहा, दोनों माँ और बेटी एक जैसे है। जब देखो मर्दों को अपने खूबसूरती के जाल में फंसती है। पहले इसकी माँ ने किया और अब ये कर रही है। पूरे खानदान की नाक कटनी है इसे। आज वही तमीक्षा भी उन दोनों की बात सुन रही थी। उसने मन ही मन कुढ़ाते हुए कहा, पहले तो विक्रम ओबरॉय को सेड्यूस करने की कोशिश, और अब आहान को ना जाने और कितने रंग देखने बाकी है इस लड़की के। तमीक्षा ने रागिनी से कहा, क्या इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है? अगर है तो जरूर हमें जल्द से जल्द तोड़ना होगा। रागिनी जी ने कहा, हाँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी ही अच्छे और बड़े घर में जाने के काबिल है, यह आरुषि नहीं। उनकी बातों में आरुषि के लिए नफरत साफ थी। तभी माया ने कहा, मेरे पास एक तरीका है। रागिनी जी और तमीक्षा उसकी बात सुनने लगे तो वही आहान ने आरुषि से पूछा, ये लोग कौन है? आहान ने उसके पीछे खड़े तल्पेश, कल्पेश और विक्रम ओबरॉय के बारे में पूछा था। पहले तो वो तीनों हैरान हो गए, फिर भी खुद को नॉर्मल किया हुआ था। आरुषि ने कहा, ये है मेरे फिल्म से जुड़े लोग, लेखक तल्पेश जी, डायरेक्टर कल्पेश जी, और यह है उसी फिल्म के इन्वेस्टर और साथ ही फर्स्ट मेल लीड मिस्टर विक्रम ओबरॉय। आरुषि ने उन तीनों का नाम आहान को बताया। आहान ने इन सब के बारे में पहले ही इन्फॉर्मेशन तो निकाली थी, पर आज वो इन लोगों से पहली बार मिल रहा था। आहान ने उन सभी से बड़े ही पोलाइट होकर कहा, हेलो, आप लोगों से मिलके खुशी हुई। आहान धनराजगिर उनसे बात कर रहा है। ये जान के उनके चेहरे पर खुशी और हैरानी के मिले जुले भाव थे। उन सभी ने उसे हेलो कहा। आरुषि ने जब उन तीनों के चेहरे देखे तो उसने उन तीनों से कहा, सर यह मेरे दोस्त है, इनका नाम तो हर किसी को पता है। जब उन तीनों ने सुना कि आहान आरुषि का दोस्त है तो वो शौक थे। तल्पेश ने हैरानी से कहा, आरुषि क्या ये सच है? आरुषि कुछ बोलती इससे पहले आहान ने जवाब दिया। आहान ने कहा, हाँ ये सच है, यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये बात जान वो तीनों अब आरुषि को एक अलग ही तरीके से देखने लगे। विक्रम ने उससे पूछा, तुमने यह बात बताई नहीं पहले क्यों? आरुषि ने कहा, सीनियर ओबरॉय, अगर मैं ये बात आपको बताती तो आप यकीन करते? आरुषि ने उल्टा उसी से सवाल किया, और ये सच था। अगर वो बोलती आहान धनराजगिर उसका दोस्त है तो कोई यकीन नहीं करता। आहान और आदित्य, जिसने पूरे इंडिया की इकोनॉमी पावर अपने हाथ में रखी हो, और जिसका बड़ा भाई विक्रम धनराजगिर जो कि इंडिया का प्रेसिडेंट हो, भला इस बात पर कि आरुषि जो कि सिंघानिया फैमिली की बेटी है, वो फैमिली जो शहर में अमीर तो है, पर बात अगर धनराजगिर परिवार के आई, उनके बिजनेस के आई, तो सिंघानिया परिवार का नाम भी दूर दूर तक नहीं आता। आहान ने अपनी घड़ी में वक्त देखा और उन सभी से कहा, अच्छा मुझे जाना होगा। जिस काम के लिए मैं यहाँ आया था वो तो लगभग हो ही गया है, और मैं आप सभी से अगली बार मिलता हूँ। जब उन तीनों ने सुना कि आहान जाने वाला है तो वो समझ सकते हैं कि बड़े लोगों के पास समय नहीं होता, पर जब आहान ने उनसे ये कहा कि वो दोबारा मिलने वाले हैं तो वो थोड़ा हैरान थे। इतना बड़ा आदमी दोबारा क्यों मिलेगा? कल्पेश ने कंफ्यूज होकर कहा, दोबारा मिलाने वाले हैं आप? आहान ने कहा, हाँ, अब ये फिल्म की शूटिंग में बिजी हो जाएगी तो मुझे उससे मिलने तो वही आना होगा ना, और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आप लोगों को परेशान नहीं करूंगा। उनकी बात सुन वो तीनों हैरान थे और परेशान भी, क्योंकि कभी भी वो वहां सेट पर आ सकता था। तो हमें सावधानी बरतनी होगी, आरुषि का ख्याल रखना होगा। आहान ने बातों ही बातों में बड़े ही पोलाइट होकर उन्हें धमकी दी थी। इसके बाद आहान आरुषि को बाय बोल वहां से चला गया। सभी लोग इस बात से हैरान थे। वही विशाल ने
जब से आरुषि को आहान से बात करते हुए देखा तो उसे जलन हो रही थी। शायद ये जलन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे थी कि विशाल आहान के नाखून के बराबर भी ना हो। विशाल ने वेटर से अपने लिए ड्रिंक मंगावाई और ड्रिंक किया। वही विक्रम आरुषि को कुछ पूछता इससे पहले आरुषि का फोन बजा और उसने कहा, मैं चलती हूँ, मुझे काम है, मैं आप सभी से बाद में मिलती हूँ। उन तीनों ने आरुषि को स्माइल के साथ बाय बोला। ये बोल वो वह से चली गई। वो बाहर आई और दूसरे रास्ते से ऊपर गई। वो कोई था जो उसका पीछा कर रहा था। आरुषि उसी होटल के ऊपर के एरिया में आ गई थी। वो कॉरिडोर खाली था। थोड़ा आगे जाके उसे एक रूम के बाहर कुछ गार्ड दिखे। वो समझ गई कि यह कौन है। आरुषि आगे जाने लगी, तभी किसी ने उसे आवाज लगाई। आरुषि ने पीछे मुड़ के देखा तो वहां रागिनी जी, तमीक्षा और माया खड़े थे। उन तीनों को यहाँ देख आरुषि की आंखें छोटी हो गई। तभी माया उसके पास आई और कहा, सच में आपने तो काफी लंबा हाथ मारा है, सीधे आहान धनराजगिर को अपने जाल में फंसाया। तमीक्षा ने कहा, पहले मेरे बेटी से विक्रम ओबरॉय को छीनने की कोशिश की और अब आहान को देख उसके पीछे भाग रही हो। रागिनी ने कहा, मैं ना कहती थी, जैसे माँ वैसे बेटी। आरुषि ने जब अपनी माँ के बारे में सुना तो उसे गुस्सा आए। उसने गुस्से में कहा, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ऐसा बोलने की, और यह क्या बकवास लगा रखा है आपने। रागिनी जी ने कहा, जायदा आवाज मत निकालो, नहीं तो यह आवाज हम अच्छी तरह से दबाना जानते हैं, और तुम अपनी शक्ल भी नहीं दिखाने के काबिल रहोगी। तभी वहाँ पीछे से दमदार आवाज आई, किसकी इतनी हिम्मत है जो मेरी वाइफ के आवाज दबाने की बात कर रहा है। जब उन्होंने उस आवाज की ओर देखा तो वहां आदित्य खड़ा था। उसने अपने जेब में हाथ डाला हुआ था और रोबदार तरीके से आगे आ रहा था। वही जब माया और रागिनी, तमीक्षा ने जब ये सुना कि यह शख्स आरुषि को अपनी वाइफ बता रहा है तो वो लोग कंफ्यूज हो गए। अब तक आदित्य वहां तक आ गया और उसने आरुषि को साइड से हग कर लिया था। आदित्य ने बड़े ही सॉफ्ट टोन में उससे पूछा, क्या तुम ठीक हो। आरुषि, जो अब तक की ड्रामे से थक गई थी, वो अब काफी अच्छा महसूस करने लगी थी। उसने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाए। फिर आदित्य ने अपनी घूरती नजरों को माया और तमिश रागिनी की तरफ किया। माया ने देखा वो लड़का काफी रिच और हैंडसम दिख रहा था। माया ने आरुषि को एक और तंज कसते हुए कहा, और तो अब एक और नया आशिक बना लिया है। सही है, वैसे तुम इतनी जल्दी तुम ये सब कर कैसे सकती हो। तमीक्षा ने चिढ़ते हुए कहा, और नहीं तो क्या, पहले विशाल, उसके बाद विक्रम ओबरॉय, फिर वो आहान धनराजगीर, और अब यह नया अमीर आदमी फंसाया है तुमने। रागिनी जी ने कहा, इसकी माँ ने भी ना जाने अपने कितने बड़े बड़े आशिक पाल रखे थे। आरुषि को उसकी बातें सुन काफी गुस्सा आया था, पर रागिनी जी की बातों से वो खुद पर काबू ना कर पाई और आगे आके एक तमाचा खींचकर रागिनी जी के मुंह पर जड़ दिया। रागिनी जी इस हमले के लिए तैयार नहीं थी। वो नीचे गिर गई, जिससे उनकी कमर पर भी चोट आई। वही खड़ी तमीक्षा और माया तो हैरान होकर कभी अपनी माँ को देखती तो कभी आरुषि को। आरुषि जो इस वक्त गुस्से में अपनी काली गहरी आंखों से रागिनी जी को देख रही थी, उसने उसे उंगली दिखाते हुए चेतावनी देकर कहा, अगर दोबारा मेरी माँ के खिलाफ कहा तो अच्छा नहीं होगा। माया को बहुत गुस्सा आया तो वो आगे आई आरुषि को मारने पर। इससे पहले वो पहुंच पाती एक गार्ड आगे आया और उसने माया का हाथ पकड़ लिया। उसने माया का हाथ जैसे पकड़ था तो तड़क की आवाज आई, जिससे पता चल गया था कि माया का हाथ थोड़ा अंदर से टूट गया। माया की जोरदार चीख निकल गई। वही खड़ी तमीक्षा का तो हाल बहुत ही बुरा था। उसके चेहरे पर डर साफ था, क्योंकि वो गार्ड माया का हाथ तोड़ने के बाद उसे ही घूर रहा था। आदित्य ने आरुषि को अपने पास खड़ा किया और कहा, तुम्हें अपने हाथों को दर्द देने की जरूरत नहीं है, गार्ड है यहाँ, सब संभल लेंगे। उसने उसके हाथों को प्यार से चूमा, जिसे देख आरुषि शर्मा गई। वही आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ। जब माया ने पीछे देखा तो वह उसके पापा खड़े थे। वनराज जी को देख माया झट से उनके गले लगी और रोते हुए उसने सब कुछ बता दिया। वनराज जी ने अपनी पत्नी को उठाया और कहा, तुम ठीक तो हो। रागिनी जी ने वनराज से कहा, ठीक तो हम तभी रहेंगे जब आपकी यह बेटी हमें रहने दे। इसकी वजह से मुझे चोट आई। मैं इसे सिर्फ इतना कहा कि तुम्हारा इस तरह लड़कों के साथ घूमना ठीक नहीं, तो इसने मुझे पर हाथ उठाया। ये बोल वो आरुषि को नफरत से देखने लगी। वनराज जी ने जब उनकी बात सुनी तो उन्हें आरुषि पर बहुत गुस्सा आया। वही आदित्य अब उन्हें बुरी तरह घूरने लगा था। पिछली बार तो उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया था, पर अब नहीं। वनराज जी ने आरुषि से कहा, बज्जात लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये बोल वो आगे बढ़े, तभी आदित्य ने अपनी जगह पर ही खड़े आरुषि को पीछे किया और गार्ड उन दोनों के सामने
आया। वनराज जी ने गुस्से में पूछा, कौन हो तुम लोग? उस गार्ड ने वनराज जी को हल्का धक्का दिया जिस वजह से वो थोड़ा पीछे हो गए पर गिरे नहीं। वो आदित्य को सर से पांव तक देखने लगे पर उन्होंने उसे नहीं पहचाना। आदित्य ने वैसे ही कहा, मेरी बीवी के करीब भी मत आना और उसे चोट पहुंचाने के बारे में तो सोचना भी मत, वरना इससे आपका बहुत नुकसान होगा। उसकी आंखों में आग थी जो सभी को कांपने के लिए मजबूर कर गई। जब आदित्य के मुंह से सभी ने आरुषि के लिए बीवी सुना तो सब हैरान हो गए। सभी के मुंह से एक साथ निकला बीवी। आरुषि घमंड से आगे आई और आदित्य का हाथ पकड़ के बोली, हाँ बीवी, और यह है मेरे पति आदित्य। माया ने उससे हैरानी से कहा, पर तुमने शादी कब की? आरुषि ने एटीट्यूड में कहा, अब तुमसे बड़ी हूँ तो मेरी शादी तो तुम्हारी शादी से पहले ही होंगी ना। वो सभी उसकी बात सुन हैरान थे। आदित्य को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई पावरफुल इंसान है। उसका ऑरा ही अलग है। उसकी धमकाने वाली बात भी कोई आम नहीं थी, वही कोई और भी था जिसने आरुषि के मुंह से आदित्य को पति कहते हुए सुना था। विशाल ने पिलक के पीछे से सब सुना था। वो आगे आया। विशाल भी वहां आ गया था। उसने आगे आके कहा, तो फिर तो तुम्हारे पति को ये पता होगा कि कुछ हफ्तों पहले तुम मेरे साथ थी, मेरी गर्लफ्रेंड बन के। विशाल ने अपनी तीखी जुबान से उस पर वार करना चाहा। उसकी बात सुन के आदित्य ने उस पर एक तीखी नजर डाली जिससे विशाल एक पल के लिए डर गया। इस वजह से उसने जल्द ही आरुषि पर अपनी नजर कर ली। आरुषि का चेहरा सख्त हो गया था। आरुषि ने कहा, मेरे पति को मेरे बारे में सब पता है और सबसे बड़ी बात, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें अच्छे से पता है कि मेरी पहली किश, मेरा पहला टच उनका है। आरुषि ने भी उसे ईंट का जवाब पत्थर से दिया और उसने ये कहते हुए अपनी एक एक बात पर जोर दिया था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि विशाल उसके और आदित्य के बीच गलतफहमी पैदा करना चाहता है। विशाल ने जब आरुषि की बात सुनी उसे चुभन महसूस हुई क्योंकि आरुषि ने जब उसे उसके साथ रहने के लिए हाँ कहा था तब उसने ये कहा था कि वो शादी के बाद ही उसे अपनी पहली किश और उसे अपने आप को टच करने देगी। वो ये सब अपने पति के लिए रखना चाहती है और आज आरुषि किसी और की पत्नी थी। उसकी किश, उसका टच किसी और के लिए था। ये सोचकर ही विशाल के चेहरे के रंग बदल रहे थे। उसे आदित्य से जलन हो रही थी, हालांकि वो यह नहीं जानता था कि आदित्य कौन है। आदित्य ने विशाल को देख कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी बातों का जवाब मिल गया होगा। ये बोल उसने चालाकी भरी मुस्कान दी। वनराज जी जो अब तक चुप बैठे थे उन्होंने आदित्य से पूछा, आखिर तुम हो कौन? तभी रागिनी ने आदित्य को देख कहा, हाँ, और तुम्हारी हैसियत ही क्या है हम सिंघानिया के सामने खड़े रहने की? उसकी यह बात सुन आदित्य और आरुषि ने एक दूसरे को देख फिर आरुषि ने उन सभी से कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनकी हैसियत जाने तो कहीं आपको हैसियत ना पता चल जाए। ये बोल उसने उन्हें कुटिल मुस्कान दी। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो इंसान आगे आया। जब सबकी नजर उस पर गई तो वो हैरान हुए। आहाना सभी ने अपने कानों से सुना था। आहान ने आदित्य को अपना भाई कहा था और इस वक्त वो आदित्य के साथ खड़ा था। उसका चेहरा कुछ कुछ मिल भी रहा था आपस में। वही आहान ने उन सब पर ध्यान न देते हुए आदित्य से कहा, भाई क्या आप अब तक यही है? जल्दी चलिए, भाभी को भूख लगी होंगी। उसने भाभी कहते हुए आरुषि की तरफ इशारा किया था। ये सब कुछ वहां खड़े हर एक इंसान देख रहा था। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आहान आदित्य को भाई बोल रहा है, क्या वो उसका भाई है? तभी उन्हें याद आया कि धनराज गिर परिवार के 3 बेटे हैं जिसमें से एक जो कि मीडिया के सामने नहीं आता पर उसका नाम ही काफी है। आदित्य ने आहान से कहा, तुम चलो हम आते हैं। आहान ने उनकी बात मान ली और कहा, ठीक है जल्दी आना। ये बोल वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सिंघनिया फैमिली जैसे होश में आई। वनराज जी ने आरुषि से पूछा, क्या नाम बताया तुमने इसका? आरुषि ने बेफिक्र होके कहा, आदित्य। विशाल ने अपनी मुट्ठी भीज ली और माया ने अपने दांत पिसके कहा, पूरा नाम बताओ। आरुषि ने उसे आदित्य का पूरा नाम बताते हुए कहा, आदित्य धनराज गिर। उसकी बात सुन माया और रागिनी को धक्का सा लगा। वही विशाल को ऐसा लग रहा था कि वो कोई बेवकूफ है। उसके सामने आदित्य धनराज गिर है। वो क्या सोचकर उससे ये सब बोल रहा था? वनराज जी को नहीं पता था कि आरुषि ने कैसे आदित्य से शादी की, पर वो उससे पूछे कैसे? वही तमीक्षा ने मन ही मन कहा, यह मेरी बहन रागिनी बहुत बेकार है। क्या वो इस लड़की पर नजर नहीं रख सकती थी? उसे आरुषि से अब और भी चीड़ हो रही थी। वो गुस्से से पैर पटक वहां से चली गई। आरुषि ने माया के चेहरे को देखा, उसे बताते हुए कहा, मुझे पता है तुम क्या
सोच रही हो? माया ने उसे कहा, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। आरुषि ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि यह आदमी सच में मेरा पति आदित्य धनराजगिर ही है। वो क्या है ना, यह आप सबसे मिलना चाहते थे, इसलिए ये यहाँ आए। उसकी बात सुन किसी को कुछ बोलने को नहीं बचा। आदित्य उनसे मिलना चाहता था। हाँ, वो इंसान इतना पावरफुल था कि जब वो चाहे तो ही उसे कोई देख सकता था, कोई पहचान सकता था, और जब भी वो किसी के सामने होता तब से उस सामने वाले इंसान का दिन बुरा होने लगता। आदित्य जो अब तक चुप था, उसे अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दरअसल मैंने अपनी पत्नी के बारे में सब कुछ जान लिया है, तो बस इसलिए मैं तुम्हारे जैसे लोगों से मिलना चाहता था। बहुत तकलीफ दी मेरी पत्नी को आप सबने, तो बस सोचा क्यों ना एक बार मिल लिया जाए, उसके बाद तो हिसाब किताब होते ही रहेंगे। उनकी बात सुन सब कोई डर गया, क्योंकि आदित्य धनराजगिर सीधे सीधे उन्हें धमकी दे रहा था। वो उनके साथ कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। वही आरुषि ने जब आदित्य के मुंह से अपने लिए पत्नी शब्द सुना तो उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसका पति उसके लिए खड़ा था। आरुषि ने मन ही मन कहा, शायद ये दुनिया का खूबसूरत एहसास है कि आदित्य तुम मेरे साथ हो। माया से अब रहा नहीं गया, तो उसने वही चाल चलने की सोची जो उसने नीचे हाल में चलने वाली थी। उसने आदित्य से कहा, अगर आपको आरुषि के बारे में सब पता है तो फिर तो आपको ये भी पता होगा कि कुछ दिन पहले वो किसी आदमी के साथ क्लब से बाहर उसकी बाहों में गई थी। यह बोल वो कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर कर आरुषि को देखने लगी, पर आरुषि और आदित्य को फर्क नहीं पड़ा। तो रागिनी ने अपने फोन से आदित्य को कुछ फोटो दिखाई। आदित्य ने एक नजर उस फोटो को देखा, इसमें वो और आरुषि थे। ये फोटो तब की है जब आदित्य उसे क्लब से बाहर ले जा रहा था, पर लाइट डीम होने के वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिख पा रहा था। आदित्य ने हंसते हुए कहा, तुम लोगों को तस्वीर लेना भी नहीं आता, मेरी फोटो खराब कर दी। उसकी बेफिक्री भरी आवाज सुन वो हैरान थे, और विशाल ने सोचा, ये कहना क्या चाहते हैं कि उस दिन आरुषि के साथ ये थे? आखिर ये दोनों साथ कब आए? ये सवाल हर किसी के मन में था। वनराज जी ने ये सवाल पूछ ही लिया तो आरुषि ने उसे बताते हुए कहा, वो क्या है ना, आपकी यह काबिल बेटी माया ने मेरी ड्रिंक में कुछ दिन मिला दिया था। माया ने जब ये सुना तो वो डर गई। उसने जल्दी से कहा, ये झूठ बोल रही पापा, ये बोल। उसने वनराज जी की तरफ देखा तो एक कागज उनके मुंह पर आ लगा। यह एक गार्ड ने उनकी तरफ किया था। आरुषि ने कहा, ये सबूत है। जब उन्होंने उसे उठा के देखा तो उसमें सबूत थे कि माया ने ये सब किया था। वनराज जी ने गुस्से से एक नजर माया पर डाली, जिससे माया ने अपने कदम पीछे कर लिए। आरुषि ने आगे बताते हुए कहा, और इतना ही नहीं, माया ने तो वहाँ किसी से बोल के मेरा सौदा भी किया था, पर किस्मत का खेल, जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो इनसे टकरा गई। अब सभी को आरुषि की बात समझ आ गई। रागिनी जी को अपनी बेटी पर गुस्सा आ रहा था, क्यों उसने उस वक्त आरुषि पर नजर नहीं रखा। अगर रखा होता तो आज आरुषि आदित्य के साथ नहीं खड़ी होती। अरे वो तो उससे मिल भी नहीं पाती। विशाल ने जब ये सुना कि माया ने ये सब किया है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने भी वो सबूत देखे, उसका दिल तो टूट गया। किसी ने उसका भरोसा तोड़ा। अब विशाल को अपने आप पर और शर्म आने लगी। आखिर क्यों उसने आरुषि का साथ नहीं दिया, उस पर विश्वास नहीं किया। विशाल से अब रहा नहीं गया तो वो वहां से चला गया। माया ने उसे आवाज लगाई, पर वो रुका नहीं। वही वनराज जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे आरुषि से। उन्हें पता चल गया था कि गलती किसकी थी। वनराज जी हकलाते हुए आरुषि से कुछ कहने वाले थे, आरु उन्होंने इतना ही कहा था कि आरुषि आदित्य की तरफ पलट गई और उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो मुझे भूख लगी है और आहान भी इंतजार कर रहा है। ये बोल वो उसे ले जाने लगी। उसने एक बार भी पलटकर नहीं देखा और आदित्य समझता था, इसलिए वो उसके साथ चला गया। गार्ड भी चले गए। अब वहाँ सिर्फ वनराज जी, रागिनी और माया खड़े थे। वनराज जी उन्हें घर ले गए। वो उन दोनों से ही नाराज थे। माया और रागिनी उनसे डर रहे थे। तो दूसरी तरफ आरुषि जल्दी से आदित्य के साथ रूम में आई और उसने उसे दीवार से सटा दिया और उसके गले लग गई। आरुषि काफी भारी सांसें ले रही थी। आदित्य ने उसे प्यार से कहा, शांत हो जाओ, मैं यही हूँ। ये कहते हुए उसने आरुषि के पीठ को बड़े ही प्यार से सहलाए। आरुषि ने उसे और भी कस के पकड़ लिया। आदित्य ने भी महसूस किया तो उसने उसे ऐसे ही रहने दिया। थोड़ी देर बाद आरुषि शांत हो गई। उसने आदित्य से कहा, भूख लगी है। तभी पीछे से किसी ने कहा, मुझे भी। उन दोनों ने पीछे देखा तो वहां आहान था, जो कब से वॉशरूम से बाहर आके उन्हें गले लगे ही देख रहा था। उसने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया। आरुषि आहान को अचानक देख शर्मा गई तो आदित्य ने आहान को घूरा, जैसे कह रहा हो
तुम्हारी वजह से मेरी पति को इनकम्फर्टेबल फील हो रहा है। आहान ने अपने भाई पर ध्यान देना सही नहीं समझा। वो जल्दी से टेबल पर बैठ गया और खाना प्लेट में लगाने लगा। आदित्य ने आरुषि को हमेशा की तरह अपने बगल में बिठाया और उसे खाना सर्व किया। वो तीनों ने बहुत अच्छे से खाना खाया। खाने के बाद आहान वहां से चला गया। आदित्य आरुषि को कहीं बाहर ले गया। आदित्य आरुषि को एक समुद्र किनारे लाया था। आरुषि ने वहां पर अपनी सैंडल निकाल दी थी और रेत पर चले जा रही थी। आरुषि इस जगह आके बहुत खुश थी। आसमान में चांद और तारे थे, समुद्र की लहरों का शोर और ठंडी हवा। आरुषि रेत पर बैठ गई। आदित्य ने उससे कहा, तुम नीचे क्यों बैठ रही हो? आरुषि ने उसे जवाब नहीं दिया बल्कि आदित्य का हाथ पकड़ उसे नीचे बिठा दिया और कहा, तुम भी नीचे बैठने का मजा लो। ये बोल आरुषि ने अपने पैर आगे किया जिससे पानी की लहर उसके पैरों को छुके पीछे जा रही थी। आज आरुषि के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी जिसे आदित्य ने काफी वक्त बाद देखी। फाइनली आज सच बाहर आया था, इसलिए वो इतनी खुश थी। आदित्य ने भी अपने जूते उतार दिए और उसने भी अपने पैर आरुषि की तरह आगे किए। आरुषि ने किसी बच्चे की तरह उससे पूछा, कैसा लग रहा है? आदित्य ने उसे साइड से गले लगाते हुए कहा, अच्छा लग रहा है। आरुषि ने उसके कंधे पर सर टिकाते हुए गंभीर होकर शांत भाव में जवाब दिया, थैंक यू। आदित्य ने उसकी तरफ बिना देखा पूछा, सच बाहर लाने के लिए? आरुषि ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं, मेरी लाइफ में आने के लिए। आदित्य ने उसकी तरफ थोड़ा हैरानी से देखा कि तभी आरुषि ने उसे किस करने लगी। यह शायद दूसरी बार था जब आरुषि खुद उसके पास से किस दे रही हो। पहली बार तो उसने अपनी फर्स्ट नाइट में किया था। यह आरुषि जैसे ही हटने को हुई तो आदित्य ने उसके सर के पीछे से उसे पकड़ लिया और उसे चूमने लगा। उसने उसे बचने का मौका नहीं दिया। आदित्य ने आरुषि को बचने का मौका नहीं दिया और उसे चूमने लगा। वही आरुषि ने पहले तो पीछे हटना चाहा पर ना जाने क्यों उसके दिल ने आज उसका साथ नहीं दिया। आज उसके पास आदित्य का साथ था जिसे पाकर वो बहुत खुश थी। आरुषि ने अपने हाथों से आदित्य के गालों को सहलाया। उसके ऐसा करने ऐसे आदित्य उसे और भी वाइल्ड होकर किस करने लगा। आरुषि आज शायद इससे ज्यादा चाहती थी। आरुषि ने अपने हाथों को उसके कोट के अंदर ले जाके आदित्य के बीच के शर्ट के बटन खोल दिए। आरुषि ने उसमें अपने हाथ डाले ही थे कि वो रुक गई। वही आदित्य उसके ऐसे हरकत से उसे बहुत खुशी हो रही थी, पर आरुषि का ऐसे रुक जाना उसे अच्छा नहीं लगा और अब तो आरुषि ने उसे किस बैक करना भी बंद कर दिया था। आदित्य ने आरुषि के होठों को छोड़ा और आरुषि को देखने लगा। आरुषि सांसें ले रही थी पर उसका ध्यान उस पर नहीं था। वो अपने ख्याल में थी। उसके चेहरे पर चिंता और हल्की डर की लकीरें थी। आदित्य उसे ऐसे देख परेशान हो गया। इस वक्त जहां वो लोग सिर्फ कुछ कदम की दूरी पर थे अपने प्यार को शुरू करने के लिए, वही अब आरुषि का ऐसा चिंता में डूबा होना। आदित्य ने आरुषि को झकझोराते हुए कहा, आरुषि आरुषि क्या हुआ? यह शायद पहली बार था जब आदित्य ने आरुषि को उसके सामने उसके नाम से पुकारा था। उसकी ऐसे करने आरुषि होश में आई। उसने आदित्य को देखा तो आदित्य ने उससे ऐसे पूछा, क्या हुआ? तुम क्या सोच रही हो? आरुषि ने उसके गले लगी और ऐसे ही कहा, अब क्या होगा आदित्य? क्या हम अलग हो जाएंगे क्या? अब तुम मुझे छोड़ दोगे? उसने चिंता भारी आवाज में कहा तो आदित्य ने उसे कस के पकड़ बोला, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि हम साथ रहने वाले हैं? उसे आरुषि की बात अच्छी नहीं लगी। वो हर बार उससे दूर जाने की बात क्यों करती है? अगर उसे कोई तकलीफ है तो उसे आदित्य को बताना चाहिए, ना कि इस तरह कुछ भी सोचकर वो आदित्य से अलग होने की बात कहे। आरुषि उसे थोड़ा दूर हुई, उसके चेहरे को देख बोली, पर हमारा मकसद तो पूरा हो गया शादी का। उसकी बात सुन आदित्य समझने लगा कि आरुषि क्या कहना चाहती है। आरुषि ने उससे आगे कहा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक है और मैंने मिस्टर सिंघानिया को सब सच बता दिया है। थोड़ा रुक कर, यही करने के लिए तो हमने शादी की थी, ताकि हम अपना काम कर सके। आदित्य को उसकी बातों से हल्का गुस्सा आने लगा था। वो जब भी उसके करीब रहना और प्यार करना चाहता तो आरुषि कब भाग जाती तो कभी उसकी बातों से चिढ़ जाती और डर के वजह से यही कहती कि हम दूर हो जाएंगे। आदित्य अब आरुषि का दिमाग खोल के देखना चाहता है कि आरुषि के दिमाग में ऐसे बात आती कहाँ से है। क्या इसके अंदर का कोई वायर ढीला हो गया है? आदित्य ने गुस्से में आरुषि का जबड़ा पकड़ा और उससे कहा, मकसद पूरा हो गया है तो क्या इससे हमारी शादी नहीं खत्म हो जाती? दुनिया का कोई भी मकसद पूरा हो सकता है, लेकिन वो कभी भी तुम्हारे और मेरे रिश्ते को खत्म नहीं कर सकता।
समझी यह बोल उसने उसके जबड़े को छोड़ा और उसने उससे मुंह फेर लिया। आरुषि को उसके हरकत से दर्द हुआ पर उसकी बातें जैसे मलहम का काम कर रही थी। उसने देखा आदित्य उससे नाराज है तो उसके आंखों में आंसू आ गए। आरुषि ने भरे गले से कहा, आई एम सॉरी, मैं डर गई थी कि कहीं तुम मुझे। उसने इतना ही कहा था कि आदित्य ने उसे घूर कर देखा जैसे वो कह रहा हो अगर एक शब्द भी अलग हो जाने के बारे में सोचा तो। आरुषि ने उसे देखा और उसे गले लगाते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ रहना है अपनी पूरी जिंदगी। मुझे नहीं पता पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है और मैं आगे चल के तुम्हारे साथ ही बुरी होना चाहती हूँ। ये बोल वो आदित्य के चेहरे को बेतहाशा चूमे जा रही थी। आदित्य उसकी बात सुन अब उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया था। उसने आरुषि को रोका और अपने करीब किया। आदित्य को समझ आ गया था कि आरुषि क्या कहना चाहती है। उसे उसकी फीलिंग समझने में थोड़ी देर लगी पर वो समझ गया। आदित्य ने उसके आंसू पोंछा और कहा, क्या तुम बुरी होने के बाद भी मुझे ऐसे ही किस करोगी? आदित्य ने उसे शरारती अंदाज में कहा तो आरुषि शर्मा गई पर उसने हिम्मत कर बोला, हाँ मैं हर दिन तुम्हें अपने प्यार का एहसास करवाना चाहती हूँ। पर यह बोलते हुए वो रुक गई। आदित्य ने उससे कह पर क्या? आरुषि ने उसे एक नजर देखा और समुद्र की लहरों को देख कहा, सिर्फ इस तरह प्यार जताना काफी नहीं होता है। आदित्य ने उसे देखा जो समुद्र में पानी और रेत को आपस में एक होते देख रही थी। उसका चेहरा शांत था पर बहुत कुछ लिखा था उसके चेहरे पर। आदित्य ने उससे कहा, तुम जो भी कहना चाहती हो साफ साफ कहो, मुझे अच्छा लगेगा कि तुमने अपनी बात कही। आरुषि ने मुस्कुराते हुए देखा और कहा, क्या मैं और तुम जिंदगी भर बिना किसी हिचकिचाहट के बातें कर सकते हैं? आदित्य ने कहा, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें अगर मुझसे कुछ कहना हो तो तुम्हें उसे हिचकिचा कर नहीं बल्कि हक से कहना चाहिए, फिर चाहे वो दुनिया की कोई भी बात क्यों ना हो। मेरे लिए वो तुमसे बड़ी नहीं होंगी। आदित्य की इतनी प्यारी बात सुन आरुषि का दिल भर आया। उसकी हर एक बात ने आरुषि के दिल के तारों को छेड़ दिया। तो वही आदित्य आरुषि के चेहरे पर मुस्कान देख बहुत खुश था। आदित्य ने आगे कहा, वैसे तुम कुछ कह रही थी? उसने उसे याद दिलाते हुए कह तो आरुषि का ध्यान जो अभी भी आदित्य के पहले वाली बात पर था वो टूटा। उसने उससे कहा, हाँ वो मैं ये कह रही थी कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। आखिर बात आरुषि ने जल्दी से कही। आदित्य उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया। उसने उससे कहा, तुम्हें मेरे बारे में जानना है पर क्या? आरुषि ने उसके गले में बाहें डालकर उसकी आंखों में देख कहा, सब कुछ। उसकी बातों में आदित्य को शरारत सी महसूस होने लगी। आदित्य ने उसकी कमर से पकड़ उसे कहा, क्या बात है मिसेस धनराजगिर, आज आपका मिजाज कुछ बदला सा है। पहले तो आपके हाथों ने मेरे शर्ट के बटन खोले और अब आपका हाथ मेरे गले तक पहुंच गया है। आखिर इरादा क्या है आपका? आदित्य ने भी उसके मजे लेना शुरू कर दिया। अब आरुषि कहा पीछे हटने वालों में से थी। उसने जब आदित्य के मुंह से अपने लिए मिसेस धनराजगिर सुना तो उसके पेट में जैसे गुदगुदी सी हुई। उसने आदित्य के चेहरे पर उंगली फेरते हुए कहा, क्या मिस्टर धनराजगिर भूल गए कि उन्होंने अभी क्या कहा था? उसके सवाल पर आदित्य को याद ही गया कि आरुषि उससे हक से बात करने की बात कर रही है। आदित्य ने उससे सवाल किया, तुम मेरे बारे में जान के क्या करोगी? आरुषि ने थोड़ा मुंह बनाते हुए बोली, अब क्या मैं अपने पति के बारे में जान भी नहीं सकती? यह कह उसने मुंह फुला लिया। आदित्य को उसका मुंह फुलाना अच्छा नहीं लगा। आदित्य ने उसके गाल पर चुटकी लेके कहा, ऐसे बात नहीं, मैं तो तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, पर वो क्या है ना? ये बोल आदित्य ने उसके कानों के पास जाके उसके कानों को चूमते हुए कहा, अभी कुछ और करने का टाइम है। उसने यह बात काफी सेडक्टिव आवाज में कहा था। आरुषि उसकी मदहोशी भरी आवाज सुन कहीं ना कहीं पिघल रही थी पर उसने अपने आप को मजबूत किया और खड़ी हो गई। उसने अपने कपड़े ठीक किए और आदित्य से थोड़ा झालाकर बोली, तुम्हारे दिमाग में इसके अलावा क्या कभी कुछ और नहीं आ सकता क्या? तुम्हें पता है आज दोपहर को मैंने तुम्हारी मनपसंद खाना लेकर आई, पर तुम्हें पता है होटल में क्या हुआ था? आदित्य भी अब खड़ा हो गया और उसने अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, क्या हुआ था? आरुषि ने कहा, मैंने वेटर से कहा कि मुझे अपने पति के लिए खाना लेना है, उनका मनपसंद। मैंने यह बात इतनी खुशी में कही थी कि मुझे याद ही नहीं कि तुम्हें पसंद क्या है। वो तो आहान ने मेरी मदद की। यह बोल आरुषि ने अपना मुंह लटका लिया। आदित्य को अब ऐसा लगा कि आरुषि को अब परेशान नहीं करना चाहिए। उससे उसका उदास चेहरा देखा नहीं गया। आदित्य को बहुत खुशी हुई कि आरुषि उसके बारे में जानना चाहती है, लेकिन आदित्य उसको क्या बताए अपने बारे में ना जाने। उसने इतना बड़ा और काबिल बनने के लिए क्या क्या किया होगा। यहाँ यूं कहे कि उसने दी आदित्य धनराजगिर
बनने के लिए क्या क्या किया। आदित्य ने आरुषि को कमर से पकड़ आगे किया और कहा, तुम मेरे बारे में जानना ही चाहती हो ना, तो सुनो। आरुषि उसे देखने लगी, उसे यकीन नहीं हुआ। वो कब से आदित्य को पूछ रही थी तो वो उसका दिमाग कहीं और ही घुमा रहा था। आदित्य ने उनसे कहा, मेरे जिंदगी की बहुत बातें हैं जो वक्त आने पे तुम्हें पता चल जाएगी, तुम्हें इंतजार करना होगा, पर अभी के लिए इतना जान लो कि मुझे झूठ नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए आदित्य के भाव सख्त थे और उसकी आंखों से छिपे नहीं थे। आरुषि ने उन्हें देखा। आरुषि ने कहा, मुझे इंतजार रहेगा तुम्हारे सच का, और मुझे भी झूठ नहीं पसंद। आरुषि भी उसे बताने लगी कि उसे झूठ नहीं पसंद, पर आरुषि ने आगे कहा, पर जब कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सच बोलने से मेरे अपनों को तकलीफ होती है, तब मैं झूठ बोल देती हूँ या बात को छिपा देती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कोई मेरा करीबी मेरे लिए परेशान हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर किस किया और कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम पहले अपनों के बारे में सोचती हो, अपने बारे में नहीं। आरुषि मुस्कुरा दी। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अपनी गाड़ी के पास जाते हुए बोला, मैं कोई साफ सुथरा इंसान नहीं हूँ, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जो कि गलत है, पर उसूल के चलते हमें कभी कुछ काम ऐसे करने पड़ते हैं। आदित्य ने अपनी कही हर बात पर जोर दिया। आरुषि ने कहा, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने किसी को मारा है? उसकी बात सुन आदित्य और आरुषि, जो कि अपनी कार के पास पहुंचे थे, वो रुक गए। आदित्य ने उसे देखा, उसे यही बात खाए जा रही थी कि अगर आरुषि को ये पता चला तो क्या होगा, क्या वो उससे डरेगी, पर आरुषि उसकी बातों का मतलब कहीं ना कहीं समझ गई थी। वो कोई बच्ची तो नहीं थी, और आदित्य के पास हर वक्त इतने गार्ड रहते हैं 24 घंटे, वो भी बंदूक के साथ। जाहिर सी बात है ये बंदूक उन लोगों ने सिर्फ दिखाने के लिए तो नहीं ली थी। आरुषि ने जब आदित्य की आंखों में बेचैनी देखी तो उसने उससे कहा, मैं इतने वक्त से तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास इतने गार्ड हैं, मुझे कहीं ना कहीं इन सब बात का अंदाजा हो गया था, और घर पर कपबोर्ड में भी बंदूक है। आदित्य ने उसकी बात सुन बेचैनी से कहा, क्या तुम्हारी नजरों में मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ? आदित्य की बात सुन आरुषि को बुरा लगा। उसने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख कहा, दोबारा ऐसा मत कहना, बाकी लोग क्या कहते हैं मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, पर मेरी नजरों में तुम आसमान के सबसे ज्यादा चमकने वाले सितारे की तरह हो, और मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहती हूँ। ये बोल उसने आदित्य के करीब जाके उसके गले में बाहें डाल उसके होठों पे किस कर दी। आदित्य को यकीन नहीं हुआ कि आरुषि उससे कुछ ऐसा कहेगी, पर आरुषि ने और आगे कहा, तुमने जो किया होगा वो सही ही होगा, कहीं ना कहीं हमें अपनों की सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है, और जरूर वो इंसान गलत होंगे, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिस वजह से तुमने ये कदम उठाया। मेरा पति गलत नहीं हो सकता। सभी को चौंका देने वाला आदित्य आज आरुषि के बातों से खुद हैरान था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, पर वो जानता था कि आरुषि सच कह रही है, उसे ऐसा ही लगता था। आज आदित्य के दिल में एक सुकून था जो ना जाने कितने सालों बाद उसने महसूस किया हो। उसने जल्दी से आरुषि को गले लगाया और कहा, मुझे समझने के लिए थैंक यू। ये बोल वो उससे थोड़ा दूर हुआ और कहा, अब मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। ये बोल उसने उसके माथे को चुम लिया, उसकी आंखों को, और फिर उसके होठों पर होंठ रखने ही वाला था कि आरुषि ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अभी हमें पहले घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारी वजह से ना जाने कब घर जाने मिलेगा। ये बोल वो कार के दूसरी तरफ जाके दरवाजा खोल बैठ गई। आदित्य भी उसकी इस बात पर हंस दिया, वो भी गाड़ी में बैठ गया, और यह सही बात थी। आज आरुषि की बातों से आदित्य बेकाबू हो गया था। अगर आरुषि ना रोकती तो ना जाने क्या होता। आदित्य और आरुषि कार में बैठ गए और घर की तरफ गए। घर पहुंचकर आदित्य ने आरुषि को कार से निकला और उसे घर के अंदर ले गया, क्योंकि आरुषि सो गई थी। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।